नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आखिर 40 मिनट की वीडियो की मेहनत के बाद और 14 दिन के बाद एहसान फरामोश को ये एहसास हुआ कि आपको दुनिया को जवाब भी देना है। आखिर आज हिंदुस्तान लाइव फरहान यहिया के चैनल पर आकर और फरहान भाई के सवाल के बाद आखिर कुछ तो उन्होंने इज्जत दिखाई और मुंह खोला। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि वो मेरे नाम से इतना डरते क्यों हैं। डरते तो पूरी भाजपा का आईटी सेल है और भाजपा है। पता नहीं ये भाजपा ही है क्या? काहे इतना डर रहे हैं मुझसे? और जो आप गाना गा रहे थे, कौन सा गाना था? सरकार ने कह कुछ दिया कि तो हमने एक लोग रुपया किसी से कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप आकाश जी, कौन सा था वो गाना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। शुक्रिया। आवाज इसे कहते हैं। कोई बात, हर आदमी हर जगह परफेक्ट नहीं होता है। खैर, आखिर आप आए और लोगों को फिर से गलत जानकारी और बेवकूफ बना के चले गए। आपका कहना था कि आपके परिवार ने अदालत की पूरी फीस भरी। आपने आपने किसी से भी 1 रुपया मदद नहीं ली। मुझे एक बात बताइए, और ये बात आप ही की है। आप अगर सुनना चाहें तो एक बार ये सुन सकते हैं कि आपने किसे किसे कितना कितना पैसा अपनी तरफ से परिवार ने पे किया है। सुनिए जरा। देने के हाँ, लिए यही बात बता दूं। मेरे मेरे जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे वकील पब्लिक को कंफ्यूजन हो रहा है पूरे मेरे देश और वकील- दुनिया में। मेरे वकील फुजैल अयूबी साहब हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, एबाद मुश्ताक है जो दिल्ली के रहने वाले हैं, इंदिरा जयसिंह मैम हैं जो सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं। उनको मेरी अम्मी के खाते से 2.5 लाख रुपये गया है, आप पता कर सकते हो। उनको किसी और ने पैसा के दिया गया। इसके अलावा आपके जो इलाहाबाद के वकील हैं, दिलीप गुप्ता सर, मनोज पांडे, मनीष सिंह, नजरुल इस्लाम, सफदर काजमी, ये 5 वकीलों की टीम हमने बनाई थी इलाहाबाद में। आप इनके नंबर गूगल से खोज के इनको फ़ोन कीजिए कि आपको किसी ने, कफील के परिवार के अलावा किसी ने 1 रुपया भी दिया है या आपको कभी कांटेक्ट किया है, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। देखिए, लॉकडाउन जैसी स्थिति है। जनवरी से लेके फरवरी से पूरा भारत शुरुआत में दंगों से उलझा, और उसके बाद लॉकडाउन पूरी तरह से होने के बाद एक साधारण इंसान, एक बिजनेसमैन सड़क पे आ गया, राशन और खाने खाने के पैसे का मोहताज हो गया। उसके बाद आपने जो कहा कि आपकी माता जी के अकाउंट से 2.5 लाख रुपया फीस के तौर पे केवल एक एडवोकेट को गए, और 5 एडवोकेट आपने नाम गिना दिए। मैं अगर उसको 20,000 रुपया भी एवरेज पकड़ूं कि अगर आपने कम से कम 20,000 रुपया भी दिया होगा, तो टोटल 1 लाख रुपया अलग से ये जाता है। मतलब जो आंकड़ा बैठता है वो 3.5 लाख रुपए का बैठता है। लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में आपने 3.5 लाख रुपया केवल एडवोकेटों की फीस के तौर पे आपने दिए होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूं। आप समझिए। आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। 2018 में आपकी जो आर्थिक स्थिति थी उसी समय टूट चुकी थी। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज आप कह रहे हैं। और आप खुद क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। आपको ये बता दूं, मैंने क्राउड फंडिंग की है, खुद भी की है। जब 2018 में जब हम लोगों को अपने घर के औरतों के गहने गिरवी रखने पड़े थे, जब इलेक्शन क्या कहते हैं जुडिशियल कार्रवाई के लिए वकीलों को पैसा देने के लिए, उस वक्त मैं खुद सामने आया था और मैंने खुद क्राउड फंडिंग की थी। जब सर एक बात बताइए, देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि 2018 में जो परिवार आर्थिक तौर पे इतना बर्बाद हो चुका था कि उसको अपने परिवार के महिलाओं की गहने उतार के बाजार में बेचने की नौबत आ गई और लोगों से चंदा मांगने की नौबत आ गई। आपने अभी जो वीडियो में कहा कि हमारी स्थिति खराब थी, हमने गहने गिरवी रखे और लोगों से क्राउड फंडिंग की थी, लोगों से पैसे मांगे थे। वो इंसान, वो परिवार 2020 में लॉकडाउन जैसी स्थिति में 3.5 लाख रुपया एडवोकेट की फीस देता है। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, आप उस समय झूठ बोल रहे थे कि इस समय झूठ बोल रहे हैं? और अगर हकीकत क्या है वो तो आप जानते हैं। मुझे सबसे बुरा इस बात का लगा कि आपने अल्लाह तक को न छोड़ा। मेरे लिए प्रभु श्री राम और अल्लाह एक ही जैसे हैं, लेकिन आपने तो उनकी झूठी कसम तक खा ली, बच्चों तक को बीच में ले आए।
मुझे एक बात बताइए, किस चीज का डर है आपको? आप किस चीज से डर रहे हैं कि आपकी जो परिवार की हकीकत है वो दुनिया के सामने आ जाएगी? आदिल जी ने मुंह खोल के पैसे मांगे मुझसे, पूरा ऑडियो और पूरी पूरी सबूत के साथ मैंने 40 मिनट का वीडियो रखा। आज 14 दिन होने आए, किसी भी भाई का, किसी भी आपके परिवार के मित्र का इतनी औकात नहीं थी कि वो विनय दुबे को फोन करके पूछ सके कि ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, और आज आप आके वीडियो पे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे एक चीज समझाइए, आखिर ये सब करके आपको हासिल क्या हो रहा है? कबूल करिए ना, पैसे लिए हैं तो कबूल करिए। क्यों आप अपनी इमेज को धब्बा लगा रहे हैं? एक छोटा सा, एक सामने आकर आप बात करिए ना। हर बार मैंने वीडियो में आपसे कहा है कि मेरे से हिसाब लीजिए। अगर मैं बुरा इंसान होता या पैसे खाने की मेरी नीयत होती तो मैं कभी आपको चैलेंज करके और बार बार लगातार मेरे पोस्टों पे मैंने सार्वजनिक तौर पे वीडियो बिना बना बना के मैंने कहा है कि मुझसे आके हिसाब लीजिए। आज के कलयुग में कौन ऐसा करता है? अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं इस तरह छाती ठोक के आपके सामने नहीं आया होता। और आपकी जो चुप्पी है, आपके परिवार की जो चुप्पी है ना, ये बयां करती है कि आप लोगों ने धोखा देकर, एक इमोशनली ब्लैकमेल करके, भावनाओं के साथ खेलकर आपने मुझे तो बनाया ही बनाया, पूरे देश को बेवकूफ बनाया। अगर आपके पास एडवोकेट को और फीस देने के लिए 2.5 लाख रुपए इस समय है, तो आपने 2018 में क्राउड फंडिंग क्यों की थी? क्या आप उस समय पैसे कमा रहे थे? क्या चंदाखोर थे? या इस समय आप झूठ बोल रहे हैं? ये जो 3.5 लाख रुपया मैं अंदाजन बता रहा हूं, जिसमें से 2.5 लाख रुपए की कंफर्मेशन आपने खुद दी है डॉक्टर साहब, और बाकी का जो लाख रुपया मैं अंदाज लगा रहा हूं कि इतना 5 जन एडवोकेटों में गया होगा। मैंने मेरी 40 मिनट की वीडियो में मैंने कहा था कि 50-50 हजार रुपए के 7 ट्रांजेक्शन मैंने किए थे, उसका टोटल कीमत होता है 3.5 लाख रुपए। ये जो मेरे हाथ में आप पूरा पेजेस देख रहे हैं, ये बैंक स्टेटमेंट है। 381 पेज की ये बैंक स्टेटमेंट है, 9 जुलाई से लेके अभी तक। इसमें सारे एक एक रुपए के हिसाब हैं जो मैं रखना चाहता हूं आप सभी के लिए। ये पूरा स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। इस पूरे अकाउंट में 13,21,235 रुपये जमा हुए। अब ये पैसों का खर्चा कहाँ हुआ? अगर डॉक्टर कफील खान नहीं ले रहे हैं तो मुझे ये हिसाब आप लोगों को देने की जिम्मेदारी बनती है। इस 13,21,000 रुपये में से सुप्रीम कोर्ट के लिए, आपको याद होगा कि ये लोग बार बार, जब भी यहाँ पे आगे तारीख बढ़ाई जाती थी तो ये लोग बार बार भाग के सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, लेकिन वहाँ से इनको भगा दिया जाता था। ये कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड ज़्यादा है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादा न्याय मिलेगा और जल्दी न्याय मिलेगा। इस चीज़ को लेके जब मैंने मेरे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, जिनकी मैंने मदद ली इस केस में, उन्होंने मुझे कहा 17 या 18 जुलाई के आसपास कि विनय, डॉक्टर कफील के परिवार को कहे कि एक टाइम बॉन्ड एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाएं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसे एक टाइम बॉन्ड आदेश के लिए हम प्रेरित कर सकें, क्योंकि जस्टिस रह चुके हैं और उनको अनुभव रहा है उसके लिए। इसको देखते हुए मैंने आदिल जी को कहा एक एप्लीकेशन की ड्राफ्ट कॉपी आप बनाइए और इसको सुप्रीम कोर्ट में लगाइए। उन्होंने 31 जुलाई के आसपास ये एप्लीकेशन लगाई और 5 तारीख को वो एप्लीकेशन सुनवाई के लिए मंजूर हो जाती है। आप सोचिए, ये लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते थे और वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। विनय दुबे के केस में आने के बाद पहली ही एप्लीकेशन में, पहली ही सुनवाई के अंदर ये मान लिया जाता है और आदेश आ जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 15 दिनों के अंदर अंदर अपना फैसला देने के लिए बाध्य है। 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक, 6 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक मैं दिल्ली में रहा। ये सारी रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी की मदद से वहाँ पे जो भी चीज़ें मैं कर सकता था वो मैंने की, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने रहा कि 11 तारीख को केवल सिंगल सुनवाई में, 11 तारीख की पहली सुनवाई में डॉक्टर कफील खान के हक में फैसला आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेशित करती है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको इस मामले को निपटाना है। जहाँ पे ये लोग बार बार भाग के जाते थे, वहाँ पे विनय दुबे अकेला एक बार अटेम्प्ट करने के बाद ही उनको 15 दिन की राहत ले आता है। जो ऑफिशियल फीस मैंने वहाँ पे खर्चा की थी वो 6,87,800 रुपये थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कंसल्टिंग मैंने रिटायर्ड जस्टिस से ली थी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से,
उनके लोग, उनकी टीमों के लिए जो मैंने फ़ीस भरी है वो 6,87,800 रुपये है, वो सारा चीज़ इसके अंदर है। उसके बाद इलाहाबाद में इनके भाइयों की तरफ से निवेदन था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर मान जाए तो डॉक्टर कफील खान बाहर आ सकता है, एक सरकारी व्यक्ति। हमने कोशिश की, उनसे निवेदन किया और उस लेवल पे लेके आया कि वो व्यक्ति हमारा साथ देने को तैयार हो गया, जिसको लेके बार बार आदिल जी मेहनत करते थे। मैं इनकी छोटे भाई की कॉल की एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा, जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप इस व्यक्ति को अगर आप थोड़ा सा निवेदन करें, आपकी बात अगर वहाँ सुनवाई हो जाएगी तो शायद डॉक्टर कफील खान बाहर आ जाएंगे। सुनिएगा ये कॉल रिकॉर्डिंग। नमस्ते। नमस्कार। काशिफ बोलो भैया, डॉक्टर कफील का भाई। हाँ सर, नमस्कार, बोलिए। जी भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। कहाँ है भैया? मुंबई। भैया मुंबई आ गया हूँ सर। तो आपका क्या क्या रहा भैया? हेलो। क्या रहा? बैठे हम भी थे, और आपने बात की पर मुलाकात नहीं हुई आपसे। क्या चीज? मैं भी इलाहाबाद गया हुआ था। अच्छा अच्छा, मैंने नंबर मांगा था का इनसे, आदिल जी से, बट उन्होंने शेयर नहीं किया। तो आप आ रहे हैं 22 तारीख रहेंगे सर कोर्ट में? जी भैया, जी भैया, जी भैया, जी। हम 21 को पहुँच जाएंगे भैया। ठीक है सर, मैं भी तो 21 को ही आ रहा हूँ वैसे। अच्छा, मेरी वाइफ का ससुराल है वहाँ पर। अच्छा ससुराल घर है, नैनीताल, मतलब नानी घर है। अच्छा। तो घर है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। वाइफ की मामी रहती है, जी जी। मामी मामा। तो मैं वही रुकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहिएगा तो हम लोग आ जाइए और मुलाकात कर लेंगे। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ भैया, बस थोड़ा सा मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं मैं देखिए भैया, कैसा है मालूम है, मुझे ऊपर, क्योंकि इंटरनली आप लोग कनेक्टेड हैं केस के अंदर, मुझे तो अभी तक जितनी ऊपर ऊपर मतलब बोलते हैं ना, जिस माध्यम से, या फिर इवन आपको साहब से ही मेरी बात हुई है इस चीज को लेके, और उन्होंने ही मुझे पेपर वर्क जितना भी था वो दिया था, क्योंकि एज ए फ्रेंड सर्कल में वो भी आते हैं। उनको एक ह्यूमैनिटी के तौर पे भी निवेदन किया कि सर थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, बट क्या उन पे प्रेशर बहुत है। जी 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 जी। तो जितना हो सकता था उन्होंने हेल्प किया। अभी भी हम लोग उसी चीज में लगे हुए हैं कि चलो शायद कुछ ऑप्शन निकल जाए। मैनेज कर लीजिएगा। क्या चीज? मैनेज कर लीजिएगा सर। मैं आप 4 दिन से आपको बता रहा हूँ ओपनली, मैं उन्हीं के साथ लगा हुआ था। मैंने उन्हें हर तरह से कोशिश किया कि शायद चाहे जिस तरह से भैया, मैं आपको बोल रहा हूँ 25 मैंने सामने रखा हुआ था। अच्छा, मतलब मैं जिस प्रिपरेशन से हम गए थे ना, बट क्या है उनका एक ही कहना है कि सर क्या है ना, डायरेक्ट योगी जी का केस है, इंटरेस्टेड है, वो डायरेक्ट पर्सनल इस पे देख रहे हैं, और एज अ गवर्नमेंट में रहते हुए वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। बट उन्होंने जो रास्ते दिए हैं ना, और जो उन्होंने उनकी तरफ से जो गाइडलाइन आई है, आप हमको भेजिए भैया, आपको भेजिए। अभी वो मुझे 20-21 तारीख को आएगा सर वो। अच्छा, मेरा कौन नंबर है? मेरा ये नंबर टेम्परेरी है। अच्छा, मैं यूज करता हूँ, बंद कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। अपना नंबर अगर मैं कॉल मार दूंगा आपको, 90 से आएगा। मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा भैया, मैं सेव कर लूंगा। हाँ, मैं मैसेज देता हूँ। हाँ, एक भेज देता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं भैया, सब ये सब अपने सब, अगर आज काबिल जी के लिए अगर आवाज नहीं उठेगी, कल कोई और होगा उनकी जगह सर। एक उदाहरण हमें देना है कि आप गलत नहीं कर सकते देश में। बिल्कुल भैया, बिल्कुल जी, ठीक है सर। यस यस यस। मैंने सारा प्रयत्न किया और आखिर में आके वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई। वो व्यक्ति हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ इस आधार पर कि विनय दुबे और जिस माध्यम से उनके पास पहुंचे थे वो उनको ना नहीं कर सकता है। 12 हियरिंग में जिसका रिजल्ट नहीं आ पाया, केवल 3 हियरिंग मेरे सामने मेरे अधिकृत में हुई है। उसके बाद वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि आज डॉक्टर कफील खान को जेल से रिहा हुए 1 महीना हो गया। लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि विनय दुबे केवल घूमने के लिए इलाहाबाद जाता है, केवल घूमने के लिए बनारस जाता है, दिल्ली जाता है। तो मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर कफील के एडवोकेट दिलीप गुप्ता जी के केबिन के अंदर वहाँ से सुनवाई हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उस समय जब मैंने ये मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, ये सबूत है कि मैं किस तरह से केस में इन्वॉल्व था। जरा ये वीडियो देखिए। सामने जो शख्स काले कोट में बैठ के स्क्रीन के सामने बात कर रहे हैं वो डॉक्टर कफील के सीनियर एडवोकेट हैं।
We went to the registry was not taken because the courts are closed. So the people did not give to the doctor. My lord, we have received the copy of the counter affidavit in the morning hours today. So when you will be ready to argue the petition? My lord, it may be on Monday, and in the meantime we will file the rejoinder affidavit to the counter affidavit, filed today and served today, my lord, on behalf of the district magistrate respondent and the superintendent district jail Mathura. The two counter affidavits we have been received, my lord. We are fixing the serious corpus petition for final disposal On Monday. On Monday, Mr. Goyal, are you having any objection for that? No, my lord, I don't have any, I have not taken any adjournment. All right, and then Monday at 11 a.m. My lord. Yeah. you will hear this serious corpus. And in the meantime, my lord, we will file the rejoinder affidavit and serve the copy to the London Additional Advocate General. All right. Not my sincere request, my learned senior to the list, that if you can get a copy on Sunday, so that I can prepare my matter on Sunday, I can get an advance copy of the rejoinder on Sunday. Of course, my lord, we will serve on Sunday. All right, thank you. But we will, in our order, we are giving all details on what day, what happened, all of as per our order sheet. My lord, my lord. Oh, thank you. I am grateful to you. ये सारे सबूत हैं। ये मुझे पता था इनके भाइयों की जिस तरह से एक पुराना इतिहास रहा है, उसको देखते हुए मुझे पता था कल को ये मुझ पे आरोप लगाएंगे कि विनय तुम कोर्ट के अंदर तक जाते नहीं हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये वीडियो मेरे पास कैसे है? मैं अगर कोर्ट के अंदर नहीं हूँ तो ये वीडियो मैंने कहाँ से ली है? और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर कफील या उनके भाई अगर इसे गलत साबित कर देंगे, मैं आजीवन सामाजिक जीवन में मुँह नहीं दिखा सकता हूँ। दूसरा, और जो लोग कहते थे, ख़ास तौर पे डॉक्टर आदिल के परिवार या डॉक्टर कफील के परिवार कहता था कि हमारा कोई संपर्क नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 27 जुलाई को बाकायदा डॉक्टर कफील के छोटे भाई मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट नंबर 3B पे यूपी 32 की इनोवा कार दोपहर के 3:15 बजे के आसपास से लेके 4 बजे के दरमियान हमने गाड़ी के अंदर बैठ के, डॉक्टर कफील के भाई के गाड़ी के अंदर बैठ के हमने पूरी बातें की हैं। और ये आपके स्क्रीन पे जो आप मैसेज देख रहे हैं, ये डॉक्टर कफील के भाई के जो मित्र हैं, जसीम, जो इस समय गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ये उनके मैसेज है जिसमें उन्होंने लिखा है कि विनय लोकेशन भेजिए। मैंने अपनी लोकेशन दी है। उसके बाद उनका लास्ट का लाइन पढ़िए, उन्होंने लिखा है इट्स नाइट्स मीटिंग विनय। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग लगातार मेरे संपर्क में थे और एक बाहरी दुनिया के लिए ये दिखाना चाहते थे कि हमारा विनय दुबे से कोई वास्ता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सारी चीज़ें हमारी तरफ से की गई, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों ने एहसान फरामोशी की है मेरे साथ, तो मैं आवाज़ क्यों ना उठाऊँ? आप लोगों को जिस तरह के पैसे का भ्रम था कि विनय दुबे के पास करोड़ों रुपए आए, मुझे एक बात बताएं, कोरोना जैसी महामारी है और उसमें लोग खाने को मोहताज हैं, उस पैसे की डोनेशन कौन देगा? ये जो 13,21,000 रुपये जो आए हैं, वो 5,000 के आसपास लोगों ने डोनेशन दी है। वो इसलिए उन्होंने पैसे दिए थे क्योंकि ये विश्वास विनय दुबे ने कमाया है। और मैं चाहता था, आज के डेट में कोई भाई को 1 रुपया नहीं देता है, लेकिन ये 13,21,000 रुपये केवल विनय दुबे के नाम पे, उसके काम पे, उसके विश्वास पे आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 15 दिन की डेट लाने के लिए 6,87,000 रुपया खर्चा हुआ। बाकी का जो पैसा था 6,33,435 रुपये, वो इलाहाबाद में जो चीज़ें हुई हैं, जो ऑन कैमरा मैं बता नहीं पाऊँगा, कि इनके कहने के बाद मैंने 50,000 रुपये 7 बार में भेजे हैं, 80,000 रुपया एक बार में भेजा है। ये अमाउंट 3,50,000 रुपया और 80,000 रुपया मैंने इनके भाइयों के बोलने पर, इनके परिवार के सदस्यों के बोलने पे उस व्यक्ति को भेजा है जिसके लिए ये केस में उनकी मदद की बहुत ज़रूरत थी। और सबसे बड़ा मुझे चिंता का विषय ये था, जो 7 बार 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, वो अकाउंट तो अलग अलग जगह के थे, लेकिन उनके पैसे जो निकाले गए वो गोरखपुर और लखनऊ में निकाले गए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये शंका पैदा कर रहा था कि इनके बोलने पे मैंने पैसे तो डाले, लेकिन वो पैसे कहीं ना कहीं इन्होंने खुद निकाले, क्योंकि गोरखपुर और लखनऊ ये दोनों भाई रहते हैं।
आपने जिसे जिसे आदिल जी ने बोला उसे उसे वो पैसे मैंने भेजे हैं। वो पैसे गोरखपुर और लखनऊ में निकले हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद जानते हैं कि आपके भाइयों ने आपके पीठ पीछे पैसे कमाने के लिए ये सारा पूरा प्रारूप रचा था, और आप अपने परिवार का सम्मान बचाने के लिए ये जो मुंह सिल के बैठे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक होगी। मैं धन्यवाद करूंगा, कम से कम कुछ तो शर्म आई आपको। और जेलों में बंद उमर खालिद और जामिया इस्लामिया जैसे बच्चों के लिए आपने आगे आके आवाज उठाई। नहीं तो जब से जेल से छूटे हैं आज तक केवल अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने यहाँ पत्र दिया, मैंने वहां पत्र दिया। कम से कम अब आप आजाद हैं, और उन लोगों के लिए सोचिए जो अभी भी जेलों में बंद है। मैंने कभी भी आपको आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाते नहीं देखा। मैंने कभी भी आपको इस पूरे महीनों में लगभग 1.5 महीने का समय होने आया, कभी भी उमर खालिद के लिए आवाज उठाते नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं मुझे एक शंका होती है कि आप कितना सेल्फिश इंसान हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। उन लोगों का सोचिए जो दिन रात बैठ के आपके लिए ट्विटर ट्रेंड चलाए, दुआएं मांगी, लेकिन आप इतना एहसान फरामोश हैं कि एक शब्द आपके सामने से नहीं निकलता। अगर हम सोशल मीडिया पे आपको पेलते नहीं थे, आपको गालियां नहीं देते होते, तो शायद ये उमर खालिद और आईपीएस संजीव भट्ट को रिलीज कराने की नौटंकी आप ना करते थे। क्योंकि जिसे दिल से छुड़ाना होता है ना, वो दिन रात मेहनत करता है। और आप जैसा बेगैरत इंसान, एहसान फरामोश इंसान, कम से कम ऊपर वाले से डर लेते। आपने तो अल्लाह तक की झूठी कसम खा ली। मेरे लिए प्रभु श्री राम और अल्लाह एक ही हैं, लेकिन आप जैसा इंसान कितना गिरोगे और कब तक ये चुप्पी रखोगे? विनय दुबे आज भी छाती ठोक के बोलता है, फरहान अय्या, हिंदुस्तान लाइव या आप जिस चैनल पे बोलिए, आपका चैनल, आपकी जगह, आपका समय, पूरे दस्तावेज और सबूतों के साथ, अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन के साथ, विथ बैंक स्टेटमेंट बैठूंगा। और अगर वहां गलत निकल गया तो आजीवन इस पूरी दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा। और अगर आप वहां पे गलत साबित हो गए तो पूरी दुनिया के सामने आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। क्योंकि एक आप जैसे इंसान की वजह से, एहसान फरामोश और मतलबी इंसान की वजह से बाकी लोगों पे असर पड़ता है। आज मेरी टीम मुझे रोकती है कि विनय जी दूसरे केसों में मत पड़िए, पता चला वो साला सामने वाला भी है डॉक्टर कफील निकला तो क्या करेंगे? आज आपकी वजह से, आपकी गलतियों की वजह से दूसरे जो बेगुनाह इंसान जेलों में बंद है, उसके लिए लोग आवाज उठाने से डरेंगे। ऊपर वाले से डरिए डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे हैं, यहाँ आपके दिमाग है। और अगर इतना ही आपको मायावी और समाज में आना है तो खुल के आइए। कांग्रेस के फार्म हाउस पे छुप के बैठे हैं और आप योगी जी के निगाहों में निगाहें डाल के बात करने की बात करते हैं। अरे आप मेरा नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। 14 दिन हो गया आपको। एक पहली बार उस पत्रकार की हिम्मत को सलाम करूंगा जिसने पूछा बार बार आपको फोर्स करके। उसके बाद भी आपने सिर्फ गोल गोल घुमाया, सारी अलग अलग चीजें बताई, लेकिन ये नहीं कहा कि विनय दुबे के पास कोर्ट के अंदर का वो वीडियो कहाँ से आया, आपके छोटे भाई ने किस व्यक्ति को मैनेज करने के लिए पैसे मांगे थे, आखिर आदिल जी ने क्राउड फंडिंग क्यों करवाई थी। ये सब जवाब देश जानना चाहता है। अगर मैं गलत हूं तो बोलिए सामने आके, मैं देखना चाहता हूं। अगर आप में औकात नहीं है बात करने की और आपकी फटी पड़ी है तो भेजिए अपने भाई को। अगर उनकी भी हिम्मत और इसमें नहीं है तो जिसको भी आपके घर का उचित लगे, जिसके अंदर थोड़ा सा गुर्दा होगा, मेरे जैसा मर्द रह के सामने बात करने के लिए, आप चाहें तो लाइव वीडियो पे ले लीजिए। मैं आप लोगों को खुला निवेदन करता हूं, चैलेंज करने की आपकी औकात नहीं है। खुला निवेदन करता हूं कि अगर आप में सही में इंसानियत है और आप सही हैं, आपने एक पैसा नहीं खाया है, तो आइए मैदान में देश को बेवकूफ बनाना बंद करिए। मैं ऐसी चीजें रख दूंगा सामने, परिवार तबाह हो जाएगा आपका। मैं तो रहम कर रहा हूं आपके परिवार पे कि आपका परिवार ना टूटे, लेकिन आप हर जगह जिस तरह से एक बेइज्जती करा रहे हैं, मुझे ही चोर साबित करने में लगे हैं। जिस दिन मेरा सब्र का बांध टूटा उस दिन मैं सब भूल जाऊंगा और वो चीजें रख दूंगा देश के सामने। उसके बाद कहीं पे भी आप मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगे। निवेदन करता हूं, छोड़ दीजिए ये सब। आपकी अकड़, ऐसे कितने ही अकड़ मैंने तोड़ी है, आप अभी बच्चे हो। निवेदन है, सम्मान है, बनाए रखें। उतनी ही उंगली करिए जितना सह पाए। बाकी आराम से आप अपना जीवन बिताएं। भगवान करे आप पे कोई दिक्कत ना आए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो दिक्कत मुझे मिल जाए, आपकी सारी दुख तकलीफें मेरे नसीब आ जाए, मैं खुशी खुशी उसे मान लूंगा। लेकिन कभी भी गलत बात और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इस तरह की नीयत आप रखते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
आज मैं सारे लोगों को साथ लेके चला और यहाँ तक पहुंचा हूँ क्योंकि मेरे दिल में खोट नहीं है। मुझे पैसे कमाने होते तो मजदूर आंदोलन मैंने बांद्रा में किया, करोड़ों मजदूर उत्तर भारत की तरफ गए, सिर्फ 500 रुपया भी ले लेता ना तो आज करोड़पति होता। लेकिन उन मजदूरों की हाय मेरे बच्चों को जीने नहीं देगी। यह हराम का पैसा मेरे नसीब में नहीं है। ऊपर वाला जितनी रोटी देता है उतना ही खाता हूँ। लेकिन आप सोचिए आप कर क्या रहे हैं, क्या मुंह दिखाएंगे वहां पे जब वहां पे हिसाब लिया जाएगा। विनय दुबे वहां पे भी चौड़ा बैठेगा जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी सोचिए और समझिए कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। और इतना छोटा दिल, धिक्कार है आपके जन्म पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।